गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी दैट इज एग्रीकल्चर। इस वीडियो सीरीज के लेक्चर में हम एक ही कंप्लीट वीडियो में पूरा एसएसटी का ज्योग्राफी का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जैसे एक लेक्चर में आपका एग्रीकल्चर हो गया, एक में आपका रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब एक लेक्चर में एक ही कंप्लीट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, आप में से सभी लोग इस वर्ड से फैमिलियर होंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। कोई बता सकता है एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती किसानी करना। ठीक है, एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से आया है जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपका एगर, एक वर्ड क्या है आपका एगर, दूसरा उसका मतलब होता है आपका सॉइल, और एक होता है आपका कल्चर, जिसका मतलब क्या होता है कल्टिवेटिंग। मतलब सॉइल की चीजों पे हमको कुछ चेंजेस करना है, कुछ ग्रोइंग करना है, कल्टीवेट करना है। किसको? सॉइल को। और सॉइल को कल्टीवेट करने का मतलब होता है उसमें क्रॉप डेवलप करना। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड कल्टीवेटिंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से जानते हैं। कहीं पे आपने वर्ड सुना होगा कल्टीवेशन, ये वर्ड सुना है आपने कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब भी एग्रीकल्चर होता है। एक होता है आपने फार्मिंग वर्ड भी सुना होगा। फार्मिंग मतलब क्या होता है? भी आपका एग्रीकल्चर मतलब ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। इंडिया में 2/3 ऑफ द पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे रिलेटेड करते हैं? अपने काम पे आपके एग्रीकल्चर। 2/3 का मतलब होता है नियर अबाउट 66.66%। या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे वो करते हैं? आपके एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ये इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी। क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड करता है वो क्या है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मेनली डिपेंड करता है आपके मॉनसून पे। अगर बारिश अच्छी हुई तो क्रॉप अच्छा होगा, अगर बारिश नहीं हुई, ड्रॉट हो गया, तो आपकी फसल क्या होगी? नुकसान हो जाएगा। या अगर बारिश ज्यादा होगी, फ्लड वाली कंडीशन आ गई, तो भी आपका क्या होगा? नुकसान होगा। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है, इंडियन एग्रीकल्चर इसको कहते हैं गैम्बल ऑफ मॉनसून। क्या कहते हैं? गैम्बल ऑफ मॉनसून। गैम्बल ऑफ मॉनसून मतलब जुआ एक प्रकार का। अगर प्रॉपरली रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा इस साल। और अगर ड्रॉट लाइक कंडीशन आ गई, तो रेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर आपका अच्छा नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका क्या हो जाएगा? कम। मतलब कहने की बात है आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? गैम्बल ऑफ मानसून। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हमको इसमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या होते हैं आपके, आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स है आपके, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप और खरीफ क्रॉप। ये क्या होता है फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स है, मेनली मेजर क्रॉप्स है आपके, जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन, मेज, ये हमको पढ़ना है। फिर हमको सीरियल क्रॉप्स पढ़ना है, फिर हमको ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमको ऐसे क्रॉप्स भी पढ़ना है जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, जिसको हम खाते नहीं है, नॉन कमर्शियल क्रॉप्स है, जैसे कॉटन हो गया आपका। ठीक है, ये चीजें पढ़ना है। और इसके बाद में छोटे से कुछ एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है, आपका भूटान मूवमेंट क्या होता है, लैंड यूटिलाइजेशन कैसा है, ये। तो इंट्रोडक्शन में आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ठीक है, हम यहाँ पे देखो सॉइल के साथ हम इसको फील्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉइल के साथ क्या कर सकते हैं? इधर को फील्ड। ठीक है, यहाँ पे फार्मिंग की डेफिनेशन भी आप लिख लो। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, मतलब क्रॉप प्लस एनिमल्स दोनों को साथ में, कीपिंग एनिमल्स ऑन फार्म। ठीक,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये इंडिया में या वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे किस टाइप की फार्मिंग आपकी होती है। तो हेडिंग डालिए आप टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले ये आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। आज भी हमारे इंडिया में कई स्मॉल पैकेट्स ऑफ लैंड पे क्या होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जिसके पास छोटी सी जमीन होती है, वो क्या करता है अपना छोटी सी जमीन पे घर के लोग ही विदाउट द यूज ऑफ एनी मैकेनिकल इनपुट्स या फर्टिलाइजर खुद अपना क्या करते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं, लैंड को तैयार करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, उसकी फसल जो रहती है वो यूजुअली सेल नहीं करते, क्या करते हैं सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है, सपोज कि आपका छोटा सा लैंड है, इसमें उन्होंने क्या किया, लैंड को पहले प्रिपेयर किया, लैंड को प्रिपेयर किया, इसमें जो उनके टूल्स यूज किए उसको बोलते हैं प्रिमिटिव टूल्स। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव टूल्स। जो पुराने जमाने में यूज करते थे ना, जैसे हो डो या आपका स्टिक्स, लकड़ी अपड़ी से सिंपल। फिर क्या किया, इसको प्रिपेयर किया लैंड को, लैंड को प्रिपेयर करने के बाद अपने हाथों से प्रिपेयर किया, कोई भी मशीन का यूज किया गया इसमें नहीं, कोई ट्रैक्टर का यूज नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड नहीं, कोई केमिकल यूज नहीं, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद फिर क्या करेंगे, घर के लोग ही, लेबर अपने को चाहिए, तो सपोज कोई दो लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, तो क्या होता है इसमें कि आपके जो लेबर होते हैं या तो फैमिली के मेंबर होते हैं या तो क्या होते हैं आपके कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं। कम्युनिटी मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि आपके आस पड़ोस के जो लोग होंगे कि भाई मैं तुम्हारे खेत में काम करता हूँ, तुम भी आके मेरे खेत में काम करो, ऐसे होता है। इसमें अभी क्या होता है, आज के देश में क्या होता है, हम लोग माइग्रेंट लेबर्स लेकर आते हैं, हमारे पास लेबर कम है तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटी से क्या करते हैं, लेबर लेकर आते हैं। तो प्रिमिटिव सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होता है, पहला पॉइंट, डन ऑन अ स्मॉल patch of land, done on a small patch of land, uses a primitive tool like हसिया से जो होता है छोटा छोटा हो या स्टिक्स etc। इसमें जो लेबर होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके लेबर्स या तो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर्स, और आपके कम्युनिटी लेबर्स होंगे, मतलब अपने आस पड़ोस के लोग। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी, बहुत कम। प्रोडक्टिविटी कैसी है इसकी, बहुत कम। प्रोडक्टिविटी आपकी क्या है, बहुत कम। जितना भी अनाज उगा रहे हैं वो क्या होता है, फैमिली के फैमिली मतलब जो फैमिली है वो इसको क्या करती है, यूटिलाइज करती है, ठीक है। नो मैकेनिकल इनपुट्स, नो मैकेनिकल इनपुट्स का मतलब होता है कोई भी मशीन इसमें यूज हो रही है क्या, नहीं। नो मैकेनिकल इनपुट्स, नो यूजेस ऑफ केमिकल, नो यूजेस ऑफ केमिकल्स। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर समझ में आया कि जिसमें छोटा सा लैंड और पेचेस लैंड है, जिसमें घर के लोग ही मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। और देखो ये वाले जो है आपके प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये डिपेंड करते हैं नॉर्मली किसमें, डिपेंड्स ऑन मॉनसून। अगर बारिश हुई तो काम होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है, कैनल सिस्टम नहीं है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द मॉनसून और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, डिपेंड्स ऑन द मॉनसून एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के टाइप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से निकल के आता है, दैट इज ड्यूरिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसको अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे एमपी में इसको कहते हैं बेवार और दैया, मैक्सिको में इसको कहते हैं मिल्पा, खील कहते हैं इसको, आपके हिमालयन बेल्ट में खील कहते हैं,
और पोडू और पेंडू आपके कहाँ पे कहते हैं इसको? आंध्र प्रदेश में, रोका ब्राजील में, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो ठीक है, समझते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, आज भी बहुत जगह पे यूज करते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपके पास पहले क्या है, फॉरेस्ट है, क्या है आपके पास? फॉरेस्ट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फॉरेस्ट को, जो इनिशियली आपके पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आपने क्या कर दिया, कट। फॉरेस्ट को आपने कट किया और इससे क्या बनाया आपने? क्लियर पैच ऑफ लैंड। क्या बनाया? क्लियर पैच ऑफ लैंड। मतलब पहले आपके पास जमीन नहीं थी, आपके पास क्या था, पूरे फॉरेस्ट थे, तो पूरे फॉरेस्ट को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, और कट करने का इसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न करने से क्या होगा, जो राख बनेगी, जो ऐश बनेगी, वो भी किससे मिलेगी, आपकी सॉइल में, और इससे क्या होता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, आपकी सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो अपन ने फॉरेस्ट को कट किया, उसके बाद क्या कर दिया, इसको बर्न कर दिया, उससे क्या हुआ, आपको क्लियर पैच ऑफ लैंड। क्लियर पैच ऑफ लैंड होने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किया अपन ने, एक दो सीजन तक ही हो पाता है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी फिर क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो एग्रीकल्चर किया अपन ने, एग्रीकल्चर कब तक करते हैं, टिल सॉइल की आपके न्यूट्रिएंट, ठीक है, टिल सॉइल न्यूट्रिएंट इज गुड। जैसे ही आपका न्यूट्रिएंट क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स आपके डिक्रीज हो गए, न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए आपके, डिक्रीज हो गए, तो आप क्या करते हैं, अपने आप को शिफ्ट कर लेते हो, शिफ्ट टू अनदर लैंड, शिफ्ट टू अनदर लैंड। फिर आपने क्या किया, अनदर लैंड में शिफ्ट होने के बाद फिर से क्या किया, सेम प्रोसेस, आपने फिर कट किया, फिर बर्न किया, और फिर नया जगह पे फिर न्यू लैंड, न्यू पैच ऑफ लैंड, और यहाँ पे क्या किया, फिर आपने एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका दूसरा नाम देखो, आपने क्या किया, पहले यहाँ पे कर रहे थे आप, यहाँ पे करने का फिर अब दूसरी जगह क्या करेंगे, अपने दूसरे लैंड पे क्या करेंगे, अपने आप को शिफ्ट कर लिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसलिए दूसरा नाम क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या हुआ, पहले आपके पास फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को हमने कट कर दिया, कट करने के बाद उसको बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट आपका पूरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फिर हमने क्या किया, वहां पे प्लांट्स ट्रीज ग्रो करे, एक दो साल तक हमने ग्रो करे, जब तक सॉइल की फर्टिलिटी है। हमने इसमें अलग से कोई न्यूट्रिएंट्स डाले क्या, नहीं, ना ही फर्टिलाइजर डाले, ठीक है, हाँ। अब देखो ये वाली जो कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसी को कहते हैं आपका ज़ूमी कल्टीवेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, और ज़ूमी कल्टीवेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, ज़ूमी कल्टीवेशन। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और ये आपके कहाँ यूज होती है, कहाँ पे होती है, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कहाँ पे होती है, अभी प्रैक्टिस कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये होती है हमारे बस्तर जिला में भी, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है आपका छत्तीसगढ़ का, वहां पे बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी होती है, कहां पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, फिर हमको डिफरेंट नेम्स पढ़ने हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हेडिंग रखिएगा, डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट अदर नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अराउंड द वर्ल्ड। अलग अलग वर्ल्ड में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या ज़ूमी कल्टीवेशन, तीनों नाम एक ही है, इनको वर्ल्ड में अलग अलग किस नाम से जानते हैं। तो हम हेडिंग क्या करेंगे इसमें, अदर नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अदर नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन, बोथ आर सेम। तो सबसे पहले हमको पता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम कहां बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमने क्या बोला इसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फिर
बेवार और दहिया, इसको हम कहां बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। कहां पे है यूज होते हैं ये वर्ड? आपका मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडू, यही नाम कहां यूज करते हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। खिल, खिल यूज करते हैं हिमालयन बेल्ट में। हिमालयन बेल्ट में, ठीक है। ये तो हो गया हमारे इंडिया में नाम के कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बिवेर और दहिया, पोडू पेंडू और खिल आपके। अब देखो वर्ल्ड में क्या अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहला इस एग्रीकल्चर को बोलते हैं रोका। कहां पे? ब्राजील में। ब्राजील में क्या बोलते हैं इसको? रोका। मिल्पा, मिल्पा कहां कहते हैं इसको? मैक्सिको। कहां पे कहते हैं? मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। रे, रे कहते हैं इसको वियतनाम में, ठीक है। रे क्या कहते हैं? वियतनाम में। और लडान, लडान कहते हैं इसको इंडोनेशिया में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं पता है आपको? कोई बता सकता है साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं इसको? साउथ अफ्रीका बता सकते हैं क्या कहते हैं? मासोले, क्या कहते हैं? मासोले कहां कहते हैं आपको? सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके। इंडिया में किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड में किस नाम से? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्ट स्टेट किस नाम से? नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपके सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम सब, और नॉर्थ ईस्टर्न आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहां पे अपन किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। बेवार और दहिया कहां पे? मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडू कहां पे? आंध्र प्रदेश में। खिल आपका हिमालयन बेल्ट। हिमालयन में मतलब होता है स्टार्टिंग वाला ऊपर, मतलब उत्तरांचल, उत्तराखंड, सिक्किम वाले एरिया में, जहां पे हाँ जम्मू वाले में। ब्राजील में। अभी अदर कंट्रीज में क्या बोलते हैं? रोका। मिल्पा आपके मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में। रे आपके वियतनाम में। लडान इंडोनेशिया में। और मसोले आपके सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। फिर हम पढ़ेंगे आपका प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है। हेडिंग करिए एडवांटेजेस ऑफ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, और एक जगह लिखना है आपको डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड डिसएडवांटेजेस भी इसके क्या है। तो ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगे आपके प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के? बता सकते हैं कोई? एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? देखो एडवांटेजेस क्या होंगे इसके। सबसे पहली बात तो हम इसमें कोई केमिकल यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। तो केमिकल यूज नहीं कर रहे, मतलब किस टाइप की फार्मिंग है आपकी? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो केमिकल यूज नहीं कर रहे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है? बहुत अच्छी है। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है कि हाँ नो लेबर रिक्वायर्ड, मतलब इंटेंसिव लेबर करके लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हम ज्यादा नॉर्मली यूज नहीं करते। अब देखिए इसमें अपन ने क्या किया, पहले इनिशियली एग्रीकल्चर लैंड को कट किया, बर्न किया, रिप्लेनिश किया, और उसके बाद इसको छोड़ दिया, फिर हमने दूसरे लैंड पे किया। तो क्या होता है इसमें, जो नेचर है, जब किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को आप 2 से 3 साल के लिए बाद में छोड़ देते हो, 1-2 साल के लिए, तो क्या होता है अर्थ क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश कर लेता है। अगर आप हर साल उसको लैंड को यूज करते रहोगे तो उसमें आपको अलग से क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, क्योंकि सॉइल की भी कैपेसिटी रहती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे फिर खत्म हो जाएंगे। तो नेचर रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स बैक। तो नेचर क्या करता है, फिर से अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, रिप्लेनिश कर लेता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके? डिसएडवांटेजेस का एक ही है, मेनली डिसएडवांटेज क्या है इसका, एक ही है। क्या होगा कि आपकी लो प्रोडक्टिविटी, क्या है आपकी लो
प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी आप उगा रहे हो क्या हो रहा है, बहुत कम मात्रा में उग रहा है, इसलिए क्या है आपका लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप, कमर्शियल। ठीक है। सेकंड है आपकी प्रिवेंटिव सेक्शन फार्मिंग हो गई। दूसरा नंबर है आपका इंटेंसिव प्रिवेंटिव फार्मिंग, इंटेंसिव प्रिवेंटिव फार्मिंग। तो जैसे वो स्मॉल पेज ऑफ लैंड था, इसमें क्या होगा, बिग पेज ऑफ। हाँ, मतलब लार्ज एरिया क्या करता है आपका कवर। यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट्स भी होंगे, मैकेनिकल इनपुट्स, इनऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। मैकेनिकल इनपुट्स लाइक क्या क्या अपन इसमें यूज करेंगे, यूज ऑफ मशीनरी, ट्रैक्टर के लिए यूज करेंगे हम इसमें, हार्वेस्टर यूज करेंगे, मतलब जितनी भी मशीन है हमारे पास सब हम यूज करेंगे इसमें। फिर वाटर के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें, इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटी। पहले हम वहां किस पे डिपेंड कर रहे थे, वहां डिपेंड कर रहे थे किस पे, मानसून पे, पर यहाँ पे हम इरिगेशन फैसिलिटीज किस पे डिपेंड करेंगे, कैनल पे या आपके ट्यूबवेल पे या आपका वेल पे, ठीक है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी है इसमें, यूजेस ऑफ केमिकल भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, यूजेस ऑफ केमिकल्स लाइक, कौन कौन से केमिकल यूज करेंगे इसमें, यूज ऑफ केमिकल लाइक आपका फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी आपके। फिर हम इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे कि इंसेक्टिसाइड को हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के फिर हम क्या यूज करेंगे इसमें, पेस्टिसाइड भी यूज करेंगे कि पेस्ट को मार सके। वीडीसाइड भी यूज करेंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स है आपके उसको क्या करें, किल। और लास्ट में क्या पॉइंट आएगा कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। और इसमें हम क्या होता है, तो वहां पर क्या होता है, जो भी किसान उगा रहा था वो अपनी फैमिली यूज कर रही थी, यहाँ पर हम यूज करने के साथ साथ इसको क्या करेंगे, मार्केट में सेल भी करेंगे। तो इसी के अंदर में आपका एक टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब होता है मनी, जिसको आप उगा के मार्केट में सेल करके पैसा कमा सकते हो, वैसी फार्मिंग को क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग इंटेंसिव प्रिमिटिव फार्मिंग के अंदर एक पॉइंट है। इसमें लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ HYB सीड्स, यूज ऑफ HYB सीड। HYB सीड का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, इसको क्या कहते हैं, HYB सीड। याद है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड हमने कहां पढ़ा था, हमने इस वर्ड को पढ़ा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहां पढ़ा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 1960 में आया था। और किस मेन क्रॉप पे फोकस किया था उसने, व्हीट एंड राइस, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हेडिंग डालिए इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब क्या होता है, अब इसको हम कमर्शियलाइज कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो भी हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा उसको क्या कर रहे हैं, मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होते हैं आपके हाई डोजेस ऑफ मैकेनिकल इनपुट, हाई डोजेस ऑफ मैकेनिकल इनपुट, हाई डोजेस ऑफ मैकेनिकल इनपुट, कि जितने भी आपके मैकेनिकल चीजें हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर, सब कुछ अपन यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है, बिग मशीन सब कुछ। अब देखो कमर्शियल फार्मिंग में हम ऐसे क्रॉप्स यूज करते हैं जिसको हमको अपने फैमिली की नीड के साथ साथ मार्केट में क्या करना है, सेल आउट करना है प्रॉफिट के लिए। अब देखो कमर्शियल फार्मिंग किसी एक क्रॉप, सपोज मैंने कहा कि आपका राइस, मैंने कहा आपका राइस, तो राइस नॉर्मली कहाँ यूज होता है आपका, साउथ इंडिया तरफ,
जहाँ पे कोस्टल सिटी, सपोज मान लीजिए उड़ीसा, तो उड़ीसा का राइस क्या होगा, स्टेबल फूड होगा। स्टेबल फूड मतलब होता है ऐसा फूड जिसको हम डेली खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल फूड। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल डाइट। हमारी स्टेबल डाइट क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी। पर नॉर्थ में जाएंगे तो ज्यादातर क्या खाते हैं आपके, रोटी। साउथ के लोग क्या खाते हैं ज्यादातर, राइस। तो स्टेबल क्या होता है उनका, जो डेली खाते हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं बोलूं राइस इज अ subsistence crop of Odisha, but it is a commercial crop पंजाब है, हरियाणा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, राइस इज द सब्सिस्टेंस क्रॉप ऑफ ओडिशा बट इट इज अ कमर्शियल क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा में हम राइस उगाते हैं, पर वहां के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, आपका व्हीट चपाती। ठीक है, राजस्थान में क्या खाते हैं, व्हीट चपाती। राइस क्या करते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो वो राइस को क्या करते हैं, मैक्सिमम राइस को क्या करते हैं, सेल आउट। तो सिर्फ वो जो राइस उगा रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए उगा रहे हैं, वो सिर्फ पूरा प्रॉफिट बेचने के लिए उगा रहे हैं। पर ओडिशा में ऐसा है क्या, नहीं, ओडिशा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वो वहां की फैमिली वाले लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अगर वो व्हीट उगाएंगे तो व्हीट कम खाएंगे, तो व्हीट जितना भी उगाएंगे पूरा का पूरा क्या करेंगे, सेल आउट इन द मार्केट। ठीक है, अब देखिए कमर्शियल फार्मिंग में एक लास्ट टॉपिक है आपका कमर्शियल फार्मिंग में, दैट इज प्लांटेशन। क्या होता है प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन सुना है आपने, प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि टी, क्या टी एक एग्जांपल है प्लांटेशन का। पर व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ प्लांटेशन, देखिए प्लांटेशन होता क्या है। प्लांटेशन में हम सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं। प्लांटेशन में क्या करते हैं, सिंगल क्रॉप। तो ग्रोइंग ऑफ सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एरिया, ग्रोइंग ऑफ सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही जगह पर ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक ही बड़े से लैंड में सिंगल क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। वेरी गुड। इसमें क्या होता है, हमको माइग्रेंट लेबर आना पड़ता है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा प्लांट एरिया रहता है हमारे पास कि हमारे यहाँ के लेबर से काम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अदर स्टेट से, अदर सिटी से क्या करते हैं, माइग्रेंट लेबर्स लेकर आते हैं। तो एग्जांपल क्या होंगे आपके प्लांटेशन, आपके इंडिया में क्या होता है, सबसे पहला टी, कॉफी, रबर, कॉफी, कॉटन, कॉटन इज नॉट अ प्लांटेशन, सुगर केन, सुगर केन एंड बनाना। ठीक है, तो टी देखो, आपका जो कॉफी है, टी तो आपको पता है कहां ग्रो करते हैं, कहां ग्रो करते हैं, वेरी गुड, आसाम में, आसाम एंड दार्जिलिंग, मतलब हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, आसाम में दार्जिलिंग। रबर कहां यूज करते हैं, केरला में। बनाना कहां यूज करते हैं, केरला में। शुगर केन कहां यूज करते हैं, आपके यूपी, कहां पे, उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कॉफी, यहां से क्वेश्चन आता है, कर्नाटक, कर्नाटका में। पर कर्नाटका में कहां पे, कर्नाटक एक पर्टिकुलर एक जगह है, वो जगह इंपॉर्टेंट है। मैंगलोर, नहीं, बाबा बुदान हिल्स एंड, कौन सी जगह का नाम है, बाबा बुदान हिल्स एंड नीलगिरी ऑफ कर्नाटक। बाबा बुदान हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉफी के लिए। बाबा बुदान हिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट ईयर सिविल सर्विस के पेपर में आया भी है, बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ते हैं आपका क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, नोट डाउन कर लिया ना ये। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि आपके इंडिया में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप ग्रो करते हैं।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपके मॉनसून पे अलग क्रॉप है, डिपेंड क्यों, क्योंकि हर प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी अलग अलग, एवरी प्लांट हैज एन इक्वल एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कभी कभी आपको न्यूट्रिएंट्स अलग चाहिए, किसी प्लांट को टेम्परेचर अलग चाहिए, किसी को रेनफॉल अलग चाहिए, किसी को हार्वेस्ट के टाइम पे ब्राइट सनलाइट चाहिए जैसे बीट। तो इंडिया में अलग अलग क्रॉप में अलग अलग टेम्परेचर, न्यूट्रिशन चाहिए, रेनफॉल चाहिए, इसके हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न को जैसे डिफाइन करके 3 टाइप्स है। तो हेडिंग डालिए क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। तो इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न कितने टाइप के आपके 3। पहला है आपका रबी क्रॉप, पहला क्या है आपका रबी क्रॉप। दूसरा है आपका खरीफ, बहुत से बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है इसमें। और तीसरा है आपका जायद क्रॉप। तीसरा क्या है आपका जायद क्रॉप। देखिए रबी क्रॉप जो है इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है आपका फसल का बोना, दूसरा होता है फसल का काटना। तो बोने को क्या कहते हैं, जिसमें सीड को प्लांट करते हो सॉइल के अंदर, उसको कहते हैं सोइंग पीरियड, और जब कट करते हैं उसको क्या कहते हैं हार्वेस्ट पीरियड। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे सोइंग पीरियड। तो रबी क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप आपके विंटर में आता है। रबी क्रॉप कब आता है आपके विंटर में। तो ये क्या होता है सोइंग इन विंटर। विंटर में कब होगा आपका अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। और हार्वेस्ट कब होगा आपका समर में। हार्वेस्ट कब होगा आपका समर में, मतलब कब आपका मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो रबी क्रॉप याद रखना किसमें होते हैं आपके विंटर। रबी क्रॉप किसमें होते हैं आपके विंटर वाले क्रॉप। तो अभी के टाइम पे इसके एग्जांपल क्या होंगे आपके वीट। क्या होंगे वीट, बार्ले, मेज अभी नहीं होता पापा, आपका पी, ग्राम, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है आपका मस्टर्ड, ठीक है। और आपके पल्सेस वाले अरहर, ठीक है। ये अब आते हैं आपका किसमें खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब देखो क्या होता है, खरीफ क्रॉप आपका होता है रेनी सीजन में। कब आता है ये रेनी सीजन में। कब आता है रेनी सीजन में। अब देखो रेनी सीजन हमारे यहाँ कब आता है सोइंग पीरियड, मतलब फिर हमारा सोइंग पीरियड क्या होगा, सोइंग पीरियड हमारा बदल जाएगा। रेनी सीजन आता है हमारा जून टू जुलाई। कब आता है जून टू जुलाई। और इसका हार्वेस्ट पीरियड कब होगा आपका सितंबर अक्टूबर, ठीक है। 4 महीने की फसल। तो यहाँ पे कौन कौन सी फसल आएगी आपकी, कोई बता सकते हैं। सबसे ज्यादा पानी चाहिए वाली फसल कौन सी आपकी राइस। और कौन कौन सी फसल आ सकती है आपके खरीफ में राइस हो गया आपका, मेज हो गया, जवार हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, ठीक है। लिखिए राइस, मेज, जवार, कॉटन, मूंग, मतलब दाल वाली, ठीक है। अब देखिए अलग अलग स्टेट में क्या होता है, राइस आपको हम रबी सीजन में सॉरी खरीफ सीजन में यूज कर रहे हैं। पर क्या होता है कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे राइस को साल में 3 बार यूज करते हैं। राइस को कितने बार यूज करते हैं 3। जैसे उड़ीसा में क्या होता है आपके 3 टाइप्स राइस यूज करते हैं, मतलब हम रबी क्रॉप में भी यूज कर रहे हैं, खरीफ में भी यूज कर रहे हैं, वहां पे जायद में भी। उसको लिखिए, उसको कहते हैं आपका अस, अमन एंड बोरो। क्या होता है यहाँ पे देखो, खरीफ क्रॉप में राइस के लिए लिखता हूं यहाँ पे। राइस जो है वो उड़ीसा में थ्रू आउट द ईयर है। कितना टाइम है 3 टाइम्स ईयर है। उड़ीसा में कितने बार होता है 3। उसको क्या बोलते हैं अस, अमन एंड बोरो, ठीक है। तो राइस जो है वो उड़ीसा में साल भर ग्रो करता है, हर 3 सीजन में ग्रो करता है। उसको क्या बोलते हैं अस, अमन एंड बोरो, ठीक है। अब आते हैं अपन ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप कब होता है, इट इज इंटरमीडिएट क्रॉप बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। तो ये हम यूज करते हैं कब समर में। समर के 2-3 महीने रहते हैं ना आपके, मतलब इसके हार्वेस्ट के बाद। तो हार्वेस्ट कब हो रहा है आपका 5 अप्रैल में। तो कब आपका ये अप्रैल के लास्ट में, मई और थोड़ा जून तक,
ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन, वाटरमेलन होगा आपका, मस्क मेलन है आपका, कुकुम्बर, ठीक है, इतनी चीजें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप से। तो रबी क्रॉप को क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप, खरीफ क्या होगी आपकी रेनी क्रॉप, और इसको क्या बोलेंगे अपन, समर क्रॉप, ठीक है, रेनी क्रॉप एंड विंटर क्रॉप, ठीक है। अब हेडिंग डालिए मेजर क्रॉप्स। अब हमको पढ़ना है क्रॉप्स के बारे में, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स। हेडिंग डालो मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स, तो सबसे पहला मेजर क्रॉप है आपका राइस। सबसे पहला मेजर क्रॉप क्या है आपका, राइस। क्यों, क्योंकि राइस हमारे नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है और कहां पे, साउथ इंडिया में। तो राइस जो है सबसे पहला पॉइंट है आपका, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, India is the second largest producer of rice after China, after China। तो चाइना कौन से नंबर पे है आपका, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। राइस हमने कहां पढ़ा, कहां पर होता है आपका, इट इज अ खरीफ क्रॉप। राइस क्या है आपका, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, राइस आपका खरीफ क्रॉप है। इसको इट रिक्वायर हाई रेनफॉल, इसको रेनफॉल कितनी चाहिए आपकी, हाई रेनफॉल मतलब अबव 120 टू 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, ठीक है। कितनी, 150 टू 1, इसमें हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए इसको, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, कब तक, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या क्या कंडीशन है, खरीफ क्रॉप पे आपका हाई रेनफॉल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी क्या होना चाहिए हाई, और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए हाई। अब देखो राइस जो है, जिस जगह पे बारिश की सुविधा नहीं है, मतलब रेनफॉल ज्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे आपका वाटर स्कैर्सिटी वाली जगह है, तो वहां पे राइस कैसे ग्रो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, मतलब आपके ट्यूबवेल से और इससे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो राइस आपके नॉर्मली कहां ग्रो करते हैं, आपके कोस्टल सिटीज में, कहां पर, कोस्टल सिटी, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, सब जगह पे। अब सपोज हमारे यहाँ तो उतना ज्यादा है नहीं एमपी में, पर एमपी में राइस ग्रो होता है, हाँ होता है। अपने कहां पर, जो नर्मदा बैकग्राउंड रीजन है, जहाँ पे नर्मदा नदी फ्लो होती है, आपका विदिशा, सीहोर, भोपाल, उज्जैन, ठीक है, ऐसी जगह पे राइस क्या होता है आपका ग्रो करते हैं। तो हम अगर जिसके पास पानी नहीं है तो हम क्या करते हैं, विद द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेनफॉल। आर्टिफिशियल रेनफॉल तो होती है, आर्टिफिशियल रेनफॉल का मतलब होता है आर्टिफिशियल, हाँ, इरिगेशन मतलब, ठीक है। दूसरा है आपका वीट, दूसरी क्रॉप क्या है आपकी, वीट, ठीक है। अगर सपोज इसमें राइस में हमने कोई स्टेट का नाम लिखा तो लिख लोगे ना, ठीक है। अब देखो वीट में क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, मैक्सिमम ग्रोन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, ठीक है। कहां पे ग्रो करते हैं इसको, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। ये आपकी स्टेबल डाइट है, कहां की, ये स्टेबल डाइट है आपके नॉर्थ इंडिया के लोगों की, हरियाणा, पंजाब, हाँ, ठीक है। इट इज अ रबी क्रॉप, और इसमें रेनफॉल कितनी चाहिए आपको, रेनफॉल इसमें तो चाहिए नहीं, कम ही चाहिए, मतलब 50 टू 70 सेंटीमीटर की क्या चाहिए आपको रेनफॉल। बस इसमें एक ही कंडीशन है, इसमें विंटर में होती है पीरियड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको सोइंग के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हार्वेस्ट के टाइम पे क्या होना चाहिए आपको, ब्राइट सनलाइट चाहिए। अगर धूप प्रॉपर्ली नहीं चमकी या धूप अच्छे से नहीं आई आपके हार्वेस्ट के टाइम पे, तो क्या होगा, आपके दाने छोटे रह जाते हैं, इसमें शाइनिंग नहीं आ पाती। तो वीट के दाने में क्या होता है, शाइनिंग नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको रिक्वायर ब्राइट सनलाइट ड्यूरिंग
हार्वेस्ट पीरियड, ठीक है। इट रिक्वायर ब्राइट सनलाइट ड्यूरिंग हार्वेस्ट पीरियड। हार्वेस्ट पीरियड के टाइम पे क्या चाहिए, सनलाइट कैसी चाहिए इसको, बहुत ज्यादा ब्राइट। इससे क्या होता है, कलर अफेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है, कलर अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, वीट की कोई वैरायटीज का नाम बताओ, वीट के अलग अलग वैरायटीज। ये राइस का तो राइस की वैरायटी बता सकते हैं आप। काली मूछ है, काली मिर्च, ठीक है, एक ही बोला। बासमती, बासमती है, दुबराज है, ठीक है। ऐसे ही वीट में क्या है आपका, सोनालिका है, ठीक है, अलग अलग है। शताब्दी। हाँ, शताब्दी है, बहुत अलग अलग है। साबरमती करके देखा ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए दोनों को। ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, आपको पता तो क्या लिखोगे, हरियाणा, पंजाब। हरियाणा पंजाब में होता है, पर मेनली कहां पर होता है, हमारे यहाँ यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। तो यहाँ पे लिखो एक जगह छोटा पॉइंट, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं आपके, एमपी, यूपी, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। एमपी, यूपी, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। ये लिखिए आपने इसको बेटा, ठीक है। वीट में एक और चीज हमको पढ़ना है, दैट इज कि कौन से दो ऐसे रीजन है जहां पे आपका मैक्सिमम वीट होता है। देखो हेडिंग डालना, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ऐसे दो बेल्ट है जहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो सबसे पहला आपका है गंगा, ठीक है, गंगा सतलज बेल्ट, ठीक है। देखो गंगा सतलज बेल्ट मतलब क्या होता है, वहां पे कौन सी रिवर है आपकी, गंगा और सतलज। तो गंगा रिवर आपके ऊपर से निकल रही है और यूपी होते जा रही है, सतलज वाला आपके ऊपर की रिवर है, पंजाब हरियाणा तरफ से जा रही है, ठीक है। ये रीजन पे आपका सबसे ज्यादा क्रॉप होता है ग्रो। और दूसरा रीजन है आपका कौन सा, ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन, ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन। ये दो जगह है इंडिया की जहां पर क्या होता है आपका मैक्सिमम वीट क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका मिलेट्स। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, मिलेट्स, जिसको मिलेट्स के नाम से जानते हैं, पता है क्या नाम से जानते हैं, मिलेट का दूसरा नाम पता है क्या होता है, देखिए। तो दो हो गया आपका, वीट हो गया है, राइस। थर्ड नंबर पे क्या है आपका, मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या आता है, मिलेट्स में देखो क्या आता है, जवार, बाजरा, रागी, ठीक है। इसको कहते हैं कोर्स ग्रेन, इसको क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन। हिंदी में कहते हैं मोटा अनाज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोटा, ठीक है। देखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर वेरी है, दे हैव they have very high nutrition value, they have very high nutrition value। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आप देखना होटल में जाओ तो आपको आजकल वीट की चपाती सस्ती मिलती है, ये वाली चपाती महंगी मिलती है, मक्के की, जवार की, बाजरा की, ये चपाती मिलती भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, हाई। सपोज जैसे एग्जांपल ले लो मैं आपका रागी। रागी में क्या है आपका, आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्या है आपका न्यूट्रिशन है, रफेज भी है। रफेज का मतलब क्या होता है, आपके फाइबर वाला फूड जो आपके स्टमक क्या करता है, क्लीन, इसको क्या बोलते हैं, रफेज, ठीक है। कहाँ पे ग्रो होते हैं आपके पूरे मिलेट्स, राजस्थान में। कहाँ यूज ग्रो होते हैं अंदर, आपके राजस्थान में। हमारे एमपी में भी ग्रो होते हैं, ठीक है, राजस्थान में भी ग्रो होते हैं, कहाँ पे, एमपी में भी ग्रो होते हैं, ठीक है। नोट आउट कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखिए मेज,
हेडिंग डालिए मेज। मेज मतलब क्या होता है आपका? मक्का। हमारे एमपी में सबसे ज्यादा होता है, पता है आपको? मेज हमारे एमपी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मेज। मेज में देखो, ये कैसी क्रॉप है आपकी? खरीफ क्रॉप है। इट इज अ खरीफ क्रॉप, बट इन बिहार इट इज ग्रोन इन रबी सीजन। बिहार में किस सीजन में ग्रो करते हैं इसको? रबी सीजन में। ठीक है, हमारे यहाँ पे खरीफ को करते हुए बिहार में कब करते हैं? रबी सीजन में। ठीक है, देखो इसमें इसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है आपका कितना? 21 डिग्री टू 25 डिग्री। हाँ, 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस का। कितना? 21 टू 27। अब देखो इट इज ग्रोन, it grows well in alluvial soil। कौन सा सॉइल में सबसे ग्रो करती है? alluvial soil। और alluvial soil क्या होती है? ऐसी सॉइल जो पानी के साथ बह के आती है, उसको क्या बोलते हैं? alluvial soil। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 5 या 6 है आपका सॉइल। ठीक है, मेज सबसे ज्यादा कहां ग्रो करता है? हमारे एमपी में। मैक्सिमम ग्रो कहां पर होता है आपका? एमपी में। एमपी के साथ और कहां पे होता है ये आपका? यूपी में भी होता है। कहां पे होता है आपका? बिहार। एमपी के साथ और कहां होता है? यूपी में होता है। कहां होता है आपका? बिहार। ठीक है, अब आते हैं पल्सेस में। इसमें आते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब क्या होता है? दाल। पल्सेस मतलब क्या होता है? दाल। कौन कौन सी दाल हमने पढ़ी है अभी तक? कौन सा हमको पता है? वेरी गुड। पहले होता है आपका तुअर दाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरहर। फिर कौन सी है आपकी? मूंग दाल। मूंग दाल। आपकी पी दाल, ग्राम, बरबटी, मसूर। ठीक है, इतने सारी दाल है। अब देखो ऐसी दालों में क्या होता है? इनके रूट्स में क्या होते हैं? आपके नोड्यूल्स होते हैं। रूट्स में क्या होते हैं? नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का मतलब होता है गठाने। नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है? गठाने। जैसे आपका ये पेड़ है, तो इनके रूट में क्या होंगे? ऐसे ऐसे नोड्यूल्स होंगे। नोड्यूल मतलब क्या होता है? गठाने। और यहाँ पे क्या होते हैं? आपके नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है? बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आपको क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके इसको देते हैं सॉइल को, और वो क्या करते हैं? फिर कन्वर्ट करते हैं इसको आपके अमीनो एसिड में प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या करता है? आपकी सॉइल की न्यूट्रिलिटी को, फर्टिलिटी को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। तो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ये सभी क्रॉप करते हैं एक्सेप्ट वन क्रॉप। ये सभी क्रॉप करते हैं एक्सेप्ट वन क्रॉप। तो इसमें एक वन क्रॉप में जो ये नहीं करता वो कौन सा है? आपके तुअर और अरहर। तुअर और अरहर। वर्ल्ड का मैक्सिमम सॉइल प्रोडक्शन, सॉरी मैक्सिमम पल्सेस प्रोडक्शन कौन करता है आपका? इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर as well as consumer of pulses. Largest producer as well as consumer of pulses in the world. ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर एंड एग्जैक्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी किसका? आपका पल्सेस का। ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, अदर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स मतलब अनाज से अलग वाली क्रॉप जो अपने को पढ़ना है। अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स।
सबसे पहला आता है आपका शुगर केन। सबसे पहला क्या आता है आपका शुगर केन, ठीक है। देखो शुगर केन में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है आपकी, टेम्परेचर रिक्वायर्स फॉर 21 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। कितना 21 से कितना 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए इसको 50 डिग्री टू 75 75 टू 100 सेंटीमीटर। कितना 75 टू 100। अब देखो ये जो शुगर केन है ये आपकी ऑल द ईयर क्रॉप है। ऑल द ईयर क्रॉप मतलब इसको ग्रो करने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। कितना टाइम लगता है 1 साल इसको ग्रो करने में पूरा समय लगता है। ऑल द ईयर क्रॉप है आपकी, ठीक है। अब देखो शुगर केन जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आपको पता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सबसे पहले आपका आता है ब्राजील। सबसे ज्यादा कौन बनाता है आपका ब्राजील। और सेकंड नंबर पे कौन आता है आपका इंडिया। सेकंड नंबर पे क्या आता है इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कौन सा है आपका ब्राजील और दूसरे नंबर पे क्या है आपका इंडिया, ठीक है। अब देखो शुगर केन जो है आपकी तो पहले टेम्परेचर रेनफॉल आपका ऑल ईयर क्रॉप है। चौथा पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट है ये ग्रो करता है आपका यूपी नहीं सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। कहां यूज करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। और कहां पे हमारे यूपी हमारे एमपी में भी यूज करते हैं कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं शुगर केन को ग्रो करते हैं। तो शुगर केन में क्या क्या याद रखना है हमको टेम्परेचर रेनफॉल आपका 75 टू 100 ऑल ईयर क्रॉप है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वही, ठीक है। इतनी चीजें हमको लिखना है। इसके बाद लिखिए टी। इसके बाद हेडिंग डालिए टी। प्लांटेशन। हाँ टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। टी कैसा है आपका प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। दूसरा है आपका टी, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। क्या है इसमें प्लांटेशन क्रॉप है। टी कैसा है आपका प्लांटेशन क्रॉप है। इसमें ये इसको दूसरे नाम से जानते हैं इट इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। लेबर इंटेंसिव क्रॉप क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है। इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा लेबर लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है एक ही पत्ती को तोड़ना पड़ता है। सपोज जैसे आपका प्लांट है ये आपकी टी की लीव्स है, ठीक है। तो पूरी पत्ती को नहीं तोड़ते हैं, जो ऊपर की सबसे छोटी वाली पत्ती रहती है ना अच्छी वाली उसको तोड़ते हैं, बाकी को फिर क्या करते हैं ग्रो होने के टाइम देते हैं। तो यहाँ पे स्किल लेबर लगते हैं। कैसे लेबर लगते हैं स्किल लेबर जिसको पत्ती अच्छे तोड़ना आता है। तो जब तोड़ने जाएगा कोई पत्ती तोड़ दी तो कैसे लेबर चाहिए आपके स्किल लेबर। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका चाइना। वेरी गुड। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका चाइना। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका क्या है इसका चाइना। और सेकंड में कौन है हमारा इंडिया। सेकंड में कौन है इंडिया, ठीक है। तो ये सब कहां ग्रो करती है आपके असम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के नॉर्थ वेस्ट बंगाल में यूज होती है। असम नॉर्थ वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश। हाँ वो हो गया साउथ ईस्ट में और दार्जिलिंग। आपको पता है इनिशियली टी जो है वो इनिशियली ब्रिटिश लोगों ने लेके आई थी। ये हमारे इंडिया की थी क्या नहीं। देखो मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। टी प्लांट की स्टोरी क्या है। टी प्लांट में एक्चुअली टी प्लांट की उत्पत्ति जो है वो चाइना से हुई है। कहां से हुई है चाइना से। तो स्टोरी क्या है आपकी देखो चाइना का एक राजा था। चाइना का एक राजा था उसकी आदत थी कि सुबह उठ के वो गर्म पानी पीता था। चाइना का एक राजा था जिसकी आदत क्या थी सुबह उठ के वो गर्म पानी पीता था। एक दिन क्या हुआ गर्म पानी में एक पत्ती जाके गिर गई, ठीक है। और जब पानी उबल गया उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल गया। उसको वो टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा और वो धीरे धीरे क्या हुआ उसको टेस्ट अच्छा लग रहा था और उसको पता चला कि ये पत्ती के कारण टेस्ट आ रहा है। तो वो क्या करने लगा उसी पत्ती को उबाल के उसका पानी क्या करने लगा पीने लगा। और जैसे वो राजा की उम्र भी बहुत देर तक बहुत साल तक जिंदा रहा, 90-100 साल तक जिंदा रहा। तो लोगों को लगा ये पानी में कुछ ना कुछ अच्छे से न्यूट्रिशन है, इस पत्ती में ऐसा कुछ न्यूट्रिशन है जो लोगों की क्या करता है लाइफ को इंक्रीज करता है। तो ब्रिटिश लोग को पता चला तो ब्रिटिश लोग ने क्या करा उगाना चालू करा। और इंडिया के ऐसी कुछ कंट्रीज देखा उन्होंने, कुछ ऐसी स्टेट्स देखा उन्होंने कि जहां पर क्या हुआ कि ये इस टाइप की पत्तियां क्या होती है आपकी ग्रो करके। तो उन्होंने देखा कि असम में और दार्जिलिंग में ये टाइप की पत्ती क्या हो रही है आपकी ग्रो। तो फिर क्या हुआ इनने
उगाना चालू कर दिया। इनिशियली क्या करा इन लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास फ्री में बेचना चालू करा। अब देखो क्या होता है, आपने उगा तो लिया पर जब तक आप मार्केट नहीं बनाओगे उसको कोई यूज करेगा क्या? नहीं। तो लोग इनने क्या किया पता, ब्रिटिश लोगों ने फ्री में बांटा चाय। चाय किसमें बांटने लगा? फ्री में। एक्चुअली चाय जो होता है वो बिना दूध के बनती है। तो जो जापान और चाइना लोग की चाय पीते हो क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं सिर्फ चाय पत्ती के साथ। हम लोग क्या करते हैं उसमें अदरक डाल देते हैं, तुलसी पत्ती डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं और पूरा चाय को अपन ने एक पता नहीं अलग ही पेय पदार्थ बना दिया। ठीक है, तो ओरिजिनल चाय ऐसी नहीं होती। जो ग्रीन टी है वो नेचुरल टी है। ग्रीन टी में देखा आपने पानी उबाला और सिर्फ ग्रीन लीव्स को डाला और हो गया, वो है आपकी रियल टी। ठीक है, तो स्टोरी पता चली कैसी है। अब देखो टी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बेवरेजेस क्रॉप। क्या बोलते हैं? बेवरेजेस क्रॉप। बेवरेजेस क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेवरेजेस क्रॉप। तो नेक्स्ट क्रॉप हम कौन सी पढ़ेंगे इसका? कॉफी। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी पढ़ेंगे? कॉफी। ठीक है, कॉफी के बारे में देखिए। कॉफी इनिशियली हमारे इंडिया में नहीं है। ये कहां से लेकर आए हमने? यमन। यमन एक कंट्री है, वहां से हमने कॉफी लेकर आए जिसका नाम था अरेबिका। क्या नाम था? अरेबिका वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी है। और अब हमारे इंडिया में वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी क्या होती है? ग्रो। ये भी क्या है आपका? बेवरेजेस क्रॉप है। वर्ल्ड में कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है आपकी? ब्राजील में होती है। कहां पे होती है? ब्राजील में। एक जगह का नाम है सेंटोस, उसको बोलते हैं कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम है? सेंटोस, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेंटोस। और हमारे इंडिया में कहां होता है? कर्नाटका, बाबा बुदन हिल्स और नीलगिरी हिल्स ऑफ इंडिया, कर्नाटका का। ठीक है, कॉफी क्या है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग पसंद करने लगे। कॉफी के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लाटे, ठीक है, अलग अलग चीजें। तो एक्चुअली इसका इनग्रेडिएंट क्या है आपका? अरेबिका। ठीक है, अलग अलग कॉफीज भी आती है आपकी, सीड्स रहते हैं कॉफी के। क्या रहते हैं आपके? सीड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्लांटेशन वाली क्रॉप टी। अब देखो लास्ट चैप्टर के आखिरी में हमें कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स पढ़ना है कि किसान की मदद के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट में एक्चुअली क्या हुआ, दो चीजें थी। सबसे पहले विनोबा भावे नाम के व्यक्ति था, इनने चालू किया था आपका भूदान मूवमेंट। क्या चालू किया था? भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट होता क्या है? भूमि का दान करना, मतलब लैंड का क्या करना? दान करना। जिसके पास लैंड ज्यादा थे, जिसके पास जमीन क्या थी आपकी? ज्यादा थी, वो बोलते हैं कि सपोज जिसके पास ज्यादा जमीन 100 एकड़ 2 एकड़ है, तो जो व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, जो फार्मर के पास जमीन नहीं है, आप उसको 1-2 एकड़ खेती दे दो अपनी, सो दैट वो किसी के यहाँ काम नहीं करेगा, खुद अपनी खेती करेगा और अच्छी से जिंदगी बसर करेगा। तो हु वाज कॉल्ड द पायनियर ऑफ भूदान मूवमेंट? विनोबा भावे। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन पढ़ना। फिर एक टॉपिक आपके बुक में लिखा हुआ किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड बना के देती है, जिससे हमको क्या मिलता है? जो भी फर्टिलाइजर हमको लेना है, मतलब जो भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स लग रहे हैं हमको, फर्टिलाइजर लेना, सीड लेना, इंसेक्टिसाइड लेना, तो क्या होता है? हमको लोन्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट से। क्या मिलते हैं? लोन्स मिल जाते हैं कि आप उस पर लोन ले लीजिए, आप क्रॉप में लगा लीजिए। जब आपके क्रॉप आप सेल आउट कर दोगे हार्वेस्ट के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं? वो पैसे क्या कर सकते हो? रिपे कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका वीट और राइस की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका टी प्लांटेशन, आपका कॉफी प्लांटेशन, और 3 टाइप की जो क्रॉप अपन ने पढ़ी, कौन सी? आपकी खरीफ, रबी और जायद। और 2 क्वेश्चन आते हैं आपके प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग से और कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग से। ठीक है, और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है शुगर केन पे। ठीक है, इस टाइप से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लाइक शेयर करिए और कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और कौन से टॉपिक का लेक्चर आपको पहले चाहिए। अब ज्योग्राफी के हर एक लेक्चर एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और अब से कंटिन्यू 7 डेज में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, जिसमें 7वें दिन में एक चैप्टर में क्या करूंगा? अपलोड करूंगा। और रोज शाम को आप 5 से 7 बजे के बीच में चेक कर लीजिएगा लैब, है ना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब चैप्टर अपलोड हुआ। और ऐसे ही रात में आपके अपलोड होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैंने अपलोड कर चुका हूं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में जल्दी अपलोड करूंगा। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैं करूंगा आपका पॉलिटी स्टार्ट। पॉलिटी में 5 दिन में 5 चैप्टर आपके अपलोड हो जाएंगे। देन आई विल स्टार्ट विद वर्ल्ड हिस्ट्री, और ऐसे ही करके आपका जनवरी लास्ट तक एसएसटी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा मेरे YouTube चैनल पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा के रखें कि जब भी लेक्चर अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।